नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक और वीडियो आपके लिए सबके लिए वीकेंड पे लाए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि आज अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है। उनके इस्फाहान न्यूक्लियर साइट पे, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे और साथ में नटैंज न्यूक्लियर साइट पे आज उन्होंने B-2 बॉम्बर से हमला किया, जो कि सुनने में आया कि मिसिसिपी से उड़े, गुआम होते हुए नॉन स्टॉप, और उन्होंने आज सुबह तकरीबन 2 बजे के आसपास लोकल टाइम उन्होंने हमला किया। तकरीबन 6 B-2 बॉम्बर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिनमें 12 GBU-57 बंकर बस्टर्स बॉम्ब भी इन्वॉल्व हैं और 30 इन्होंने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल नेवी के सबमरीन से मारी हैं नटैंज में और इस्फाहान में। और ये बंकर बस्टर्स मोबाइल बॉम्ब्स है जो मारे गए हैं, बिकॉज ये जो नटैंज, ये जो फोर्डो की फैसिलिटी थी, ये तकरीबन 100-150 फीट डीप थी ज़मीन के अंदर। अब इसका ये हमें एक्सपेक्टेड ये होना ही था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने खैर 2 हफ्ते का टाइम दिया था, बट जहाँ तक हम जानते हैं कि तैयारी हो चुकी थी, डिसीजन बन चुका था, प्लान्स पहले से ही थे। ये एक ब्लफिंग का एक नेचर होता है वर्ल्ड पावर्स का एग्जीक्यूट करने का। अब आज यूएस का जो ये स्ट्राइक हुआ है वो बताता है कि जो यूएस सोर्सेज बताते हैं कि इट वाज मेंट एज अ डेटरेंस एक्शन एंड अ वार्निंग सिग्नल टू ईरान, कि भाई उनको एक नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए, उनको अग्रेशन से दूर करने के लिए, और ये इन्होंने माइनर डैमेज किया है इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कि IAEA भी कह रहा है कि 3 साइट्स में से फोर्डो में कोई भी रेडिएशन लेवल आज नहीं स्पाइक हुआ। सऊदीज ने भी यही कंफर्म किया है। बाकी असेसमेंट वो कह रहे हैं अभी और आएंगी। बाकी और इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स बता रही हैं दैट US मिलिट्री सोर्सेज बता रहे हैं कि इस्फाहान वाज फार मोर डीपर एंड फोर्टिफाइड दैन दे एक्सपेक्टेड एंड इट मे हैव सर्वाइव्ड टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, जो फॉक्स न्यूज़ का सोर्सेज बताते हैं। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने इसको हमला किया है और उसके बाद ईरान ने 10 से 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल में काफ़ी हिट्स हुए, टेल अवीव में, हाइफा में। और ये सिलसिला हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि Iranians are now very easily able to penetrate and hit into Israel. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छपा था, अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है उसमें, दैट इजराइल, वो आर्टिकल बोलता है, एज आई कोट, Israel is running low on defensive arrow interceptors, according to a US official, raising concern about country's ability to long-range ballistic missiles from Iran if this conflict isn't resolved soon. The US has been aware of the capacity problem for months, the official said, and Washington has been augmenting Israel defenses with systematic systems on the ground, at sea and in the air. Since the conflict escalated in June, the Pentagon has sent more missile defense assets into the region, and there is concern about US burning through interceptors as well. Neither the US nor the Israelis can continue to sit and intercept missile all day, said Tom Karako, director of Missile Defense Project at the Center for Strategic and International Studies.
the Israelis and their friends need to move with all deliberate haste to do whatever needs to be done because we cannot afford to sit and play catch. ये बताता है कि ईरानियंस जो हैं वो इजराइल को बहुत हद तक अब मारने में कामयाब है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर इजराइल को हिट्स पड़े हैं, काफ़ी उनका एयर डिफेंस सिस्टम हिट पड़ा है, तो ईरान को भी उतना ही नुकसान हुआ है. उनका 3 न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तकरीबन more than 1/3 ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, उनके टॉम कैट F-14 जेट्स जो उनके ईरान जो एयर बेसिस पे खड़े थे, उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके टीवी स्टेशन तक उड़ा दिए गए हैं. एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि ये this now we are at a standing at a cusp of a wider conflict in Iran or in the Middle East and the Persian Gulf. अब ईरान के पास रिटेलिएट करने का ऑप्शन क्या बचता है? या तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक करे और ऑयल शिपमेंट रुके. अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज और ऑयल शिपमेंट रोकता है तो उसका जो इसको America could, further push its aircraft carriers and naval blockade को हटाने के लिए it could lead to a shooting war. Or Iran could hit, American bases in Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia. But that again risk escalation because the kind of superiority Americans have vis-a-vis Iran, the Israelis don't have that. इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर एक चिंक इन द आर्मर साबित हुआ है दैट इजराइल्स एयर डिफेंसेस विद प्रॉपर मिसाइल सिस्टम्स आर penetrable and substantial damage can be caused with the Haifa port, residential building, even Weimar एक नाम का इंस्टीट्यूट है, वेनमर्ग नाम का एक इंस्टीट्यूट है इजराइल में, जहाँ वो क्यों कह रहे हैं कि हमारा डेकेड्स ऑफ रिसर्च ख़त्म हो चुका है. So, probably, and which is why for last 2-3 days after Iran also hit, Prime Minister Netanyahu was egging President Trump, you need to come on board and finish this. An off-ramp, a de-escalation. So the Israelis actually said, that we will not hit more. And even President Trump said, okay, you want to do it, so be it. देखिए, हमने मारना था, हमने कर दिया, हम और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं. आज सुबह उन्होंने आप इंडिया टाइम सुबह और यूएस टाइम रात को 10 बजे अपने पूरी कैबिनेट के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग करी और वर्ल्ड को अनाउंस किया जो ऑपरेशन जो उन्होंने B-2 बॉम्बर्स के साथ किया है. और वो बॉम्बर्स के साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर इफ़ यू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज एंड इफ़ यू फर्दर एस्केलेशन और यू हिट अमेरिकन फैसिलिटीज, द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी इवन मोर डेवास्टेटिंग. सो ये एक ईरान के लिए, ये एक इजराइल के लिए एक मौका है टू थिंक एंड पुल बैक कि बहुत हो लिया, खून की होली बहुत खेल ली आप लोगों ने, एक दूसरे की नेबरहुड्स को डिस्ट्रॉय करना, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, मोसाद हेडक्वार्टर्स को टारगेट करना, ईरानियन पुलिस हेडक्वार्टर्स, ईरानियन टीवी स्टेशन, क्या लाइक in a war there is no morality. You hit anything and everything is a legitimate target. जबकि वॉर के रूल्स होते हैं कि यू डोंट हिट सिविलियन एरियाज, बट दोज रूल्स आर एनीवे गॉन. जैसे महाभारत में एंड तक आते आते वो रूल सारे टूट चुके थे, तो ये एक्चुअली वही चल रहा है. काइंड ऑफ वी आर रीचिंग दैट स्टेज वेयर ऑल रूल्स आर बीइंग ऑन अ ब्रेक एंड ऑल थिएटर्स आर बीइंग एक्टिवेटेड. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नाउ हैपनिंग. एंड नाउ व्हाट इज गोइंग, let us understand what has this strategically achieved. One, Iranian nuclear sites have been hit, no doubt about it. Two, Iran has been militarily degraded but not finished. Three, America has openly conveyed to Iran that the regime change is not an option. If regime change is not an option, Iranian civilian nuclear जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिएक्टर है बुशहर में, जो वो यहाँ पे रशिया के 500 to 700 इंजीनियर्स काम करें, दैट रिमेन्स इंटैक्ट. द सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इंटैक्ट. Iranian military
ballistic missile capabilities are intact. The regime is intact. The 25-year-old agreement with with China to trade in yuan for oil and other commodities is intact. The 20-year agreement with your Russia for defense and for civilian nuclear program is intact. If non-dollar trade is intact, if BRI trade agreement is intact, so technically what has been achieved by America and Israel? It begs the question. And Iranian generals are saying, no, there was no fissile material remaining. हमने तीनों साइड्स खाली कर ली थी. तो अगर उन्होंने तीनों साइड्स खाली कर ली हैं, आप एक हफ्ते से चिल्ला रहे हैं मारेंगे मारेंगे मारेंगे, और अल्टीमेटली आपने मारा और वहाँ कुछ निकला नहीं, या वहाँ का आपने एक खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकअप किया. यस, यू हैव पुट देम बैक बाय, आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ महीने साल डिले करा है, बट क्या वो डीन्यूक्लियराइजेशन हुआ है? नहीं हुआ है. क्या उनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है? क्या उनका चाइना के साथ जो 25 साल का अग्रीमेंट है वो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है. क्या 20 साल का अग्रीमेंट रशिया के साथ चल रहा है? क्या वो ब्रिक्स का हिस्सा है? बिल्कुल है. क्या वो नॉन डॉलर ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल कर रहे हैं. तो स्ट्रेटेजिकली व्हाट हैव यू achieved, except for bailing Benjamin Netanyahu out of a hole and a situation where Israel was getting hit, and you needed to score a win, a Pyrrhic victory, to show to the world, to your dominance, that America and Israel are together and we bombed them. If that is the purpose, yes, you are successful. You were pushed Iran back by a couple of years at max, but the regime is still intact. The civilian nuclear program continues at Bushehr, जहाँ पे Russians काम कर रहे हैं with 500, and Kremlin ने openly बोल दिया था कि मेरी रेड लाइन है, dare you hit that atomic nuclear plant and Bushehr. And at the same time, Kremlin had also cautioned Khamenei, Ayatollah, that you need to save the regime. So technically, if the regime is saved, and by the way, Jerusalem Post ने openly खुद इनका Israeli newspaper खुद admit करता है that instead of people going after the regime, people are rallying behind the regime. So even the purpose of regime change cannot be done. And if regime change in Iran can only be happen through a Persian Spring from inside, or till the IRGC breaks, because IRGC is deeply penetrative from ground to bottom in all corporations, in all sectors, across all strata of society. And as Bannon said, Persian Empire is not Iraq. Not my words. Steve Bannon, who is Donald Trump's former advisor and a MAGA troop, who has been railing against Benjamin Netanyahu, that don't drag the Americans in your war. Americans are unwilling to fight Israel's war. This was President Trump's bailout operation of Benjamin Netanyahu and Israel, and a warning to Iran to stop further enrichment, which as per them had gone up to 60%. अब इसके आगे ये सिचुएशन कैसे जाती है ये तो देखना पड़ेगा, बट ये तो आने वाला वक्त एक्चुअली बताएगा. बट दिस बेग्स अ लार्जर क्वेश्चन. The great game which we had talked about, वो great game क्या बोलती है? वो great game का पर्पस जो 19th सेंचुरी से चलती आ रही थी, that no Russian power, क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे 5 डे क्राइसिस मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करा वो, and no communist power in Cold War, that is in Soviet Union or now even China, should get access to the warm waters of the Persian Gulf. यही रहा है मोटो.
चाहे वो क्वीन विक्टोरिया के साथ एंग्लो रशियन वॉर में हो, चाहे वो द ग्रेट गेम पाकिस्तान को भी इसीलिए क्रिएट किया गया, गिलगित बल्तिस्तान को भी इसीलिए अलग किया गया हिंदुस्तान से, वो पूरा का पूरा किस्सा है माउंटबैटन के साथ, गिलगित स्काउट के साथ। और फिर उसके बाद आप जो है कोल्ड वॉर में जब यहाँ पे खुमैनी आते हैं, जब रेवोल्यूशन होता है पेरिस से, तो आप भी सब चीज करते हैं कि भैया रशिया को शोर पे मत आने देना, एंड ईरान रिमेन न्यूट्रल, बट टुडे ईरान इज नो मोर न्यूट्रल because of your ripping apart JCPOA and killing Qasim Soleimani general, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। ईरान इज नो मोर न्यूट्रल, दोज अग्रीमेंट्स टू होस्ट is China and Russia on Persian coast still remain. And by the time that remained, America, for all its Pyrrhic victories of bombing Iran once, cannot claim to be the ultimate victor over here. And Israel needs to ponder and think that they have been bombed, and they've been seriously bombed. What is about their air defense systems? Where was Arrow? Where was Iron Dome? Where was David's Link? So, you know, these are some very interesting questions which world, इसके consequences इस conflict के बहुत लंबे होंगे. And I do not think this conflict is going to end very soon. Rather, इस conflict में एक ना silver linings है. पाकिस्तान का और जनरल मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप को जाके व्हाइट हाउस पे डिनर करना, लंच करना, और वहाँ पे ईरान के साथ युद्ध में मदद करने की एक पेशकश करना कि हम आपके साथ वो आपका डर्टी काम जैसे ख्वाजा से बोलते हैं फिर दोबारा करने को तैयार है। अब पाकिस्तान का इतना बोल देना कि वो करने को तैयार हैं, दिस मीक एंड डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो के साथ, और पाकिस्तान को बोला यू नो देयर अमेजिंग पीपल, पेंटागन जनरल सिंह ओ दे आर फिनोमिनल पाकिस्तानीज. This clears up a lot of fog for the Indian leadership and Indian bureaucrats. America can never be your friend. It can be your trading partner. It can be your business partner. It can be even your defense partner to a limited extent, but it can never be your ally. ठीक है. उसके बाद अब अगर पाकिस्तान उसमें गया है, but natural, this will lead to, you know, Pakistan's isolation with Afghanistan. Pakistan's already है, Afghans and Pashtuns don't trust them. They are, वो तो ड्यूरन लाइन को भी मानने को तैयार नहीं है, वो तो पश्तून्स को भी वो तो पश्तूनिस्तान चाहते हैं. Iranians did not like it because they have cooperated with America in this operation. And the Chinese need to think and ponder. And this is where India needs to play its card. कि आपने $40 बिलियन लगाया और वो एक क्रिप्टो के स्कैम के लिए उन्होंने अपना को पाकिस्तान ने अमरीकियों को बेच दिया. क्या पता अमरीकियों द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जिहादी ग्रुप बलोचिस्तान से कल को चाइनीज़ उस पर चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ एसेट्स पे हमला करेंगे, एंड अल्टीमेटली चाइनीज़ इंटरेस्ट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो वी शुड पुट दिस नैरेटिव वेरी क्लियर टू चाइना टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट बैंकिंग ऑन पाकिस्तान इज़ अ यूजलेस पॉलिसी. ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका के साथ जिहाद तो लड़ा सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन उस जैसे ही अमेरिका निकला फिर इन्हीं पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर आतंकवादी ग्रुपों ने 9/11 के हिस्सा थे. So this is something, you know, that India gets to hedge, and India gets to know, okay, if America can flirt with Pakistan, we can go back to Russia. We can have normal trade with China. Why do we need to put all our eggs into one basket of America or Quad or even a military alliance with America and Indo-Pacific? That's a no-go area for us now. Anyway, America, Donald Trump तो खुद ऑकस के पीछे भाग रहे हैं, वो रिव्यू करना चाहते हैं. ऑकस से और क्वाड से मुझे याद आया, क्योंकि अब ये किस्सा थोड़े दिन चलेगा ईरान का, एंड अल्टीमेटली दिस विल सबसाइड बिकॉज Trump has to claim a victory, Netanyahu has to claim a victory, and Iran is saying मेरा को डैमेज हुआ नहीं, मेरा तो फिसाइल मटेरियल निकाल लिया, थोड़ी बहुत शोबाजी होगी, मिसाइल मारी जाएंगी, इधर उधर ड्रोन मारे जाएंगे, थोड़े हुती मारेंगे, थोड़े ये मारेंगे, ये ड्रामा ही चलेगा. बट इसके बाद आएगा ट्रेड का ड्रामा. क्या डॉलराइजेशन रुकेगी?
क्या ब्रिक्स प्लस रुकेगा? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ये से ज़्यादा और एक्सेलरेट होगा. जुलाई में आई गेस ब्रिक्स का मीटिंग है रियो में. वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं. राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर एससीओ मीट की डिफेंस मिनिस्टर मीट के लिए जा रहे हैं, और एनएसए डोवल जो है एनएसए मीट के लिए बीजिंग जा रहे हैं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. इस पर हमें इस पर केयरफुली वॉच करना चाहिए. साथ साथ में ये भी खबर आई कि इंडिया जो है चाइना को बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन फर्म्स को हम जॉइंट वेंचर अलाउ कर सकते हैं, ऑटो में भी हम 49% जॉइंट वेंचर अलाउ कर सकते हैं. सो वी आर ओपनिंग अप टू, एंड कैलाश मानसरोवर का तो ऑलरेडी रूट खुल गया है. सो वी आर नाउ सीइंग अ वेरी लाइक इंडिया केयरफुली सेइंग ठीक है अमेरिका को, यार इफ यू वांट टू बी, अगर आपको ये डबल गेम खेलना है तो फिर हम भी खेल लेते हैं आपके साथ. आपका पिवट टू एशिया, आपका पूरा इंडो पैसिफिक का जो पूरा गेम है वो तो इंडिया के बिना अधूरा, और वो वहीं चरमरा जाएगा. आपकी मर्जी. आपको क्रिप्टो खेलना है पाकिस्तान के साथ तो खेलिए, मुनीर जी के साथ, ईरान के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए. लेकिन आपको ये जो आइडिया है ना कि इंडिया का कंटेनमेंट हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है इस बार. और इंडिया बुली होके ट्रेड पे मान जाएगा, वो भी नहीं होगा. इससे मुझे याद आया कि मार्को रूबियो और पीटर हेगसेट 2+2 मीटिंग जापान के साथ करने वाले थे. इन्होंने बोला जापान को कि अब तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और अमेरिका का माल खरीदो. जापान ने मीटिंग ही कैंसिल कर दिया. और अब 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के रीसेट के. 9 अप्रैल से लेके 9 जुलाई तक कुछ हुआ नहीं है. कौन सी बड़ी डील है? चाइनीज डील तो ओरल डील है. ना वियतनाम से डील हुई, ना इंडिया से डील हुई, ना जापान से डील हुई, यूरोपियन यूनियन से भी डील हुई. व्हाट आउट ऑफ डील मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट हैव यू अचीव्ड? इंडिया पाकिस्तान में आपका क्रेडिट देना है हो गया, राइट? रशिया ने आपकी सीजफायर रिजेक्ट कर दी है. ईरान ने आपका डील रिजेक्ट कर दिया है, न्यूक्लियर डील. अब तो वो खैर बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो आप बताइए, आप क्या रवांडा और कॉन्गो के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं? इट्स लाइक अ पेटुलेंट चाइल्ड हु वांट्स नोबेल प्राइज, कि मेरे पीछे ओबामा को भी दिया तो मुझे भी दो, मेरे को भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए. आई मीन दिस इज हिलेरियस. एंड अगर ऑयल स्पाइक करता है $100 से ऊपर, तो आपको लगता है आप फेडरल रिजर्व को, फेड को ब्लेम कर रहे हैं, और वो लटनिक जो है वो हेंचमैन की तरह वो भी आके कह रहे हैं और ये फेडरल रिजर्व की गलती. अरे आपकी गलती, आपने टैरिफ क्यों लगाए? और आप क्रूड को जो स्पाइक करवा रहे हो, और अगर क्रूड स्पाइक करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर देगा तो ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो क्या फेड काटेगा रेट्स? आपका $60 ट्रिलियन का डेट रिन्यू होना है अगस्त तक. कहां बैठे हैं ये लोग? और मतलब डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी आर सीरियसली मिसलीडिंग द मागा ट्रूप. बैनन ने और टकर कार्लसन ने इनकी अच्छे तरीके से उतारी है. खैर बैनन तो फिर भी मेलो डाउन हो जाएगा, कहेगा ट्रंप अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन ब्लेंड्स विद पावर, दे गो विद पावर. बट टकर वाज गुड. Tucker clawed the bluff of Senator Ted Cruz, IPAC lobby, and all that stuff. I know, like, this is a very interesting time where the chinks in the armors of Israelis are being exposed, where Iran, despite getting bruised and battered, is managing to hold on to its regime, hold on to its civilian nuclear program, hold on to its agreements with Russia and China for the time being. And if till the time that stays, I don't think there is any victor or loser over here in this. ना ईरान जीता है, ना इजराइल जीता है, ना अमेरिका जीता है. ये सिर्फ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अपने अपनी पब्लिक को शोबाजी. दिस इज थिएटर फॉर द पब्लिक, एंड प्लीज एंजॉय दिस शो. एंड दिस इज द
the art of the deal. And I'm seriously telling you, like, I'm more focused on what is going to come, because 9 जुलाई के आसपास ब्रिक्स का मीटिंग भी है, 9 जुलाई के आसपास ट्रेड डील्स भी, वो 90 डेज भी एक्सपायर हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो बोल ही दिया कि हम फार्मा के टैरिफ लगाने वाले हैं. तो इंडिया एंड चाइना शुड ब्रेस अप फॉर फार्मा टैरिफ्स व्हिच आर कमिंग ऑन जेनेरिक फार्मा. और उन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है उसके लिए. और हाँ, क्रिप्टो से मुझे एक चीज़ और याद आई कि इनका जीनियस एक्ट से स्टेबल कॉइन्स को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, वो यूएस सेनेट में पास हो गया है और अब वो हाउस में जा रहा है, वहाँ से भी ये पास होगा. एंड अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन विच आर बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरीज विल बी लेजिटिमाइज, विल बी रेगुलेटेड. इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड हेज बैंक्स सो डिफाइंड अंडर द लॉ विल बी एबल टू इशू द स्टेबल कॉइन्स. JP Morgan, Goldman Sachs सारे ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने को तैयार हैं, विच आर बैक्ड बाय यूएस शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरीज और डेट. एंड गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल दिस बैंक्स एंड एप्पल और गूगल जो है इनको पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करने को तैयार है. एंड व्हाई यू थिंक अमेरिका इज डूइंग दिस? बिकॉज दिस इज टू हाइपर डॉलराइज द डॉलर. Because the more stable coins are minted, the more demand for US short debt continues. And this is to counter China's digital Silk Road of ECNY, KIPS, जहाँ वो 110 कंट्रीज में अपनी करेंसी में सेटलमेंट करता है, इंक्लूडिंग ईरान, जिससे मैक्सिमम ऑयल खरीद रहा है वो. So we stand at a very cusp of very interesting time. And I really hope my listeners enjoyed this video, because this is exactly, like, it's a short filler kind of a half an hour kind of a video today which I'm putting out, because आज अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो सोचा मैं इसको कवर कर लिया जाए, समझाया जाए, क्योंकि अमेरिका वाले बोलेंगे अमेरिका जीता, इजराइल वाले बोलेंगे इजराइल जीता, और ईरान वाले बोलेंगे ईरान जीता. हम बोलेंगे कि इन तीनों में से कोई भी नहीं जीता आज. ईरान को उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बुशर में रशियन के साथ इंटैक्ट मिला. उनकी रिजीम इंटैक्ट है, उनके एग्रीमेंट्स इंटैक्ट है, उनका नॉन डॉलर ट्रेड इंटैक्ट है. इजराइल को उनको वो अपनी पब्लिक को ये बेच सकते हैं कि देखो हमने अपना, नेतन्याहू ये बेच सकते हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स तोड़े हैं, उनको सिग्निफिकेंटली डिग्रेड किया है. और ट्रम्प तो खैर वैसे ही नोबेल पीस प्राइज के लिए क्लेम करते हैं, देख लुक आई स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर डिजास्टर, आई सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन अ बिगर न्यूक्लियर शोडाउन बिटवीन ईरान एंड इजराइल इन फ्यूचर. Maybe I deserve a nuclear Nobel Peace Prize for that. On that note, I'd like to end this video. Thank you everyone for joining us. This was a pretty short and small one, but hopefully when the trade drama begins in July first week, or something new turns up on this conflict, we'll come back with another one. I really wish and hope you guys join me once again. And do like and share this video with your family and friends, and do subscribe to my Niti Shastra channel. And I really hope you enjoy the video. Thank you so much. Namaskar.